गंभीर और संयमित स्वर। इंसान के मस्तिष्क की गहराइयों में कुछ ऐसी आदिम प्रवृत्तियां दबी होती हैं जिन्हें हम जागते हुए कभी महसूस नहीं कर पाते। विज्ञान कहता है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग इन हिंसक आवेगों को प्रोसेस करता है और उन्हें एक सुरक्षित दायरे में कैद रखता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया रुक जाए तो वो मानसिक अवरोध धीरे धीरे टूटने लगता है। साल 1940 सोवियत रूस एक ऐसे युद्ध में उलझा था जहां सैनिकों की शारीरिक सहनशक्ति ही जीत और हार के बीच की इकलौती दीवार थी। मॉस्को की इन सैन्य परेडों के पीछे एक ऐसी गुप्त योजना चल रही थी जो इंसान की जैविक बनावट को चुनौती देने वाली थी। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य था नींद का अंत। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि अगर नींद की ज़रूरत खत्म कर दी जाए तो मानव मस्तिष्क किस सीमा तक जा सकता है। ये प्रयोग इंसान को एक अजेय मशीन में बदलने की दिशा में एक क्रूर कदम था। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने नींद को महज एक सुधारने योग्य कमी माना। उन्होंने सोचा कि वे उस तंत्र को बंद कर देंगे जो शरीर को आराम की तरफ धकेलता है, ताकि वे देख सकें कि चेतना के सबसे गहरे स्तर पर आखिर क्या छिपा है। प्रयोग की शुरुआत हुई 5 कैदियों से। ये वो लोग थे जिन्हें राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। उन्हें एक सौदा दिया गया, 30 दिन तक बिना सोए एक बंद कमरे में रहना और इसके बदले में उनकी पूरी आज़ादी। उन्हें एक एयरटाइट स्टील चेंबर में बंद किया गया। वेंटिलेशन पाइप से लगातार प्रायोगिक गैस छोड़ी गई जिसने उनके दिमाग को सोने से रोक दिया। शोधकर्ताओं ने सुरक्षित दूरी से माइक्रोफोन और मोटे कांच के सुराखों से अंदर की हर हरकत पर नजर रखी। मौत की सज़ा के इंतजार में बैठे इन कैदियों के लिए ये सौदा एक नई जिंदगी की तरह था। वे अनजान थे कि उन्होंने गैस के उस छोटे से कमरे में बंद होकर एक ऐसी प्रक्रिया को निमंत्रण दिया था जिसके सामने शारीरिक मृत्यु कहीं अधिक दयालु साबित होती। पहले 5 दिनों तक कमरे के अंदर का माहौल उम्मीदों से भरा था। कैदी अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में लंबी बातें करते, हंसते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। छठे दिन आवाज़ें धीमी पड़ने लगी। उन्होंने एक दूसरे से नज़रें मिलाना बंद कर दिया और अपना पूरा समय चेंबर के माइक्रोफोन के सामने फुसफुसाते हुए बिताने लगे। वे अब अपने साथियों के बजाय दीवारों से बातें कर रहे थे। रिकॉर्डिंग में सुना गया कि वे उन वैज्ञानिकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें वे देख तक नहीं सकते थे। उन्होंने अजीबोगरीब दावे किए, जैसे कि वे चेंबर की अभेद्य दीवारों के पार भी वैज्ञानिकों की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे थे। 8वें दिन वो सन्नाटा एक भयावह चीख में बदल गया। एक कैदी चेंबर की दीवार पर तब तक अपना सिर पटकता और चिल्लाता रहा जब तक कि उसके फेफड़े पूरी तरह जवाब नहीं दे गए और उसकी वोकल कॉर्ड हमेशा के लिए फट नहीं गई। अगली 4 दिनों तक चेंबर से फिर कोई आवाज़ नहीं आई। 5 कैदी वहां मौजूद थे, पर माइक्रोफोन पर सिर्फ गैस के प्रवाहित होने की एक लगातार आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इंटरकॉम पर उनकी स्थिति जाननी चाही तो जवाब में एक ही वाक्य आया, हम अब आज़ादी नहीं चाहते। नींद की कमी और उस रासायनिक गैस ने उनकी बुनियादी मानवीय इच्छाओं को बदल दिया था। उनकी चेतना का वो हिस्सा जो उन्हें इंसान बनाता था धीरे धीरे लुप्त हो रहा था और उसके नीचे छिपी कोई आदिम शक्ति सतह पर आ रही थी। 15वें दिन जब अंततः दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का दृश्य किसी वीभत्स कहानी जैसा था। चैम्बर के बीचों बीच एक लाश बिखरी हुई थी जिसका मांस किसी धारदार हथियार से नहीं बल्कि इंसानी हाथों से नोचा गया था। बाकी 4 लोग अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक और शारीरिक मुद्रा पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने अपने ही शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाया था, फिर भी वे किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं कर रहे थे। जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई तो उन्होंने हिंसा के साथ विरोध किया। उनकी मांग थी कि उस गैस को दोबारा शुरू किया जाए। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा कि नींद वो पर्दा है जिसे अब उन्होंने हमेशा के लिए हटा दिया है। रक्षकों ने अंततः उन पर गोलियां चला दी, लेकिन आखिरी कैदी ने मरने से पहले वैज्ञानिकों की आंखों में देखते हुए कहा कि वे उस अंधेरे को मार नहीं सकते जो अब जाग चुका है। 1940 का ये प्रयोग इस निष्कर्ष पर समाप्त हुआ कि नींद महज आराम नहीं है, ये एक आवश्यक अवरोध है। जब दिमाग को कृत्रिम रूप से जागने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो मतिभ्रम और वास्तविकता के बीच की सीमा को खो देता है, जिससे व्यक्तित्व का पूरी तरह विनाश हो जाता है। आधी सदी बाद साल 1990 में वही पुराने साइबेरियाई खंडहर विस्कोटा नाम के एक डॉक्यूमेंट्री मेकर का अंतिम गंतव्य बने। दशकों की बर्फ और सन्नाटे ने उस लैब के इतिहास को लगभग मिटा दिया था। विस्कोटा ने स्थानीय लोगों की उन कहानियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया जिनमें उस जगह को अभिशप्त बताया गया था।
उसके लिए ये सिर्फ एक खोजी हुई डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा था। जैसे ही वो उन पुराने खंडहरों के अंदर पहुंचा, उसे वहां की ठंडी हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। दीवारों पर जमे हुए दाग और फटे हुए दस्तावेज उस पुरानी त्रासदी के इकलौते गवाह थे। अचानक खाली हॉल में एक आवाज़ गूंजी। वो किसी इंसान के बोलने जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे हवा खुद कांप रही हो। विस्कोटा को जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ स्थान अपनी यादों को कभी नहीं छोड़ते। 1940 की वो सामूहिक त्रासदी उस जगह की दीवारों में ऊर्जा की तरह बस गई थी, जो अब एक नई चेतना की तलाश में थी। विस्कोटा ने उस स्टील चेंबर का दरवाज़ा खोला जो सालों से बंद था। अंधेरे से दो फीकी पीली रोशनी की किरणें उसकी तरफ मुड़ी। वहां किसी भी भौतिक शरीर की उपस्थिति नहीं थी, फिर भी विस्कोटा को अपने दिमाग में उन 5 कैदियों के आखिरी पलों की यातना का अनुभव होने लगा। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संक्रमण था जिसने कुछ ही पलों में उसकी चेतना को जकड़ लिया। जब उसे एक स्थानीय एजेंसी द्वारा खोजा गया तो विस्कोटा के व्यवहार में वही लक्षण दिखाई दिए जो 1940 के कैदियों में थे, बिना किसी भौतिक चोट के दर्द का अभाव और नींद के प्रति एक गहरी नफरत। एजेंसी ने विस्कोटा का इलाज करने के बजाय उसे दोबारा उसी लैब के एक आधुनिक हिस्से में बंद कर दिया। उन्होंने विस्कोटा को एक नए डेटा सेट के रूप में देखा ताकि वे उस पुराने प्रयोग के परिणामों को अपडेट कर सकें। इस फैसले ने उस चक्र को फिर से शुरू कर दिया जिसे आधा दशक पहले बंद कर दिया जाना चाहिए था। प्रयोग की पुनरावृत्ति ने साबित कर दिया कि जिस हिंसा को वैज्ञानिक समझना चाहते थे, वे स्वयं उसका हिस्सा बन चुके थे। चैम्बर के अंदर विस्कोटा की हालत हर बीतते घंटे के साथ बिगड़ती गई। 5वें दिन उसने बोलना बंद कर दिया। 8वें दिन वो दीवारों को अपने नाखूनों से खुरचने लगा और 12वें दिन उसके शरीर ने वे सभी प्रतिक्रियाएं देना बंद कर दी जो उसे एक जीवित इंसान साबित करती थी। 15वें दिन जब वैज्ञानिकों ने अंतिम बार उसे देखा तो विस्कोटा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी मांसपेशियां बनाने में सक्षम नहीं होती। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से फैल चुकी थीं, मानो वो अब रोशनी को नहीं बल्कि किसी और चीज को देख रहा हो। जब वैज्ञानिकों ने उससे उसकी पहचान पूछी तो उसने सिर्फ इतना कहा, अब हमारे पास एक और गवाह है, अब हम 6 हैं। सुरक्षा कारणों से विस्कोटा को वही मार दिया गया, लेकिन उस प्रयोगशाला की दीवारों में आज भी वही फुसफुसाहट गूंजती है। आज ये कहानी एक शहरी किंवदंती लग सकती है, लेकिन ये नींद की एक अनकही सच्चाई की ओर इशारा करती है। अगर आप कई दिनों तक जागते रहें तो वास्तविकता की परतों में दरारें पड़ने लगती हैं। जब दिमाग थक जाता है तो वो उन आवेगों को रोकना बंद कर देता है जिन्हें वो सामान्यतः नींद के दौरान नियंत्रित करता है, और तब अंधेरे के कोनों में वे आकृतियां रेंगती हुई दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि जब आप सोते नहीं तो वे आपको ढूंढ लेते हैं।